हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आ जाओ, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। तो वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना जी AVS10। ठीक है, ये कोड लगाने से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जरा समझिएगा, ऐसा नहीं है कि फीस में डिस्काउंट के लिए कोड सिर्फ SSC कैटेगरी में यूज हो सकता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियोस देखते हैं, हमें अच्छी भी लगती हैं, फायदा भी होता है, लेकिन मेरे ना SSC वाले कोई दोस्त नहीं है। तो इस कोड को आप डिस्काउंट के लिए किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हो, करवा सकते हो। SSC, बैंक, रेलवे, CDS, कोई भी कैटेगरी हो, UPSC, नीट, क्लास 10 सब्सक्रिप्शन, 9, 8, किसी में भी यूज करवा सकते हो। ठीक है, बहुत बच्चे कराते हैं भी अपने कजन से, अपने दोस्तों से, तो उन सबको शुक्रिया भाई। लेकिन समझिए, मैं पढ़ाता हूँ SSC कैटेगरी में। अन अकेडमी पे ना सब्सक्रिप्शन मॉडल है। यहाँ पे किसी इंडिविजुअल बैच या किसी इंडिविजुअल टीचर की फीस नहीं होती। यहाँ पे जैसे ही आप उस कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस कैटेगरी का जितना कंटेंट है, भले ही आपने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया ना, तो 1 महीने के लिए भी उस कैटेगरी का जितना कंटेंट है सबका सब अनलॉक हो जाएगा। जितने टीचर है, उनके जितने बैच हैं, सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारा कुछ करने में मिनिमम आपको 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे, है ना। रिवीजन करनी पड़ जाए, कोई बैच दोबारा देखना पड़ जाए, तो मिनिमम आपको मेरे हिसाब से 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अब बेनिफिट क्या है ये सब्सक्रिप्शन मॉडल का इंडिविजुअल बैच की बजाय? अक्सर होता क्या है, मान लो आप किसी ऐप से कोर्स परचेज करते हो, लो जी कोर्स आ गया, उसकी फीस ही है। अच्छा जी, अब मेरा वोकैब का कोर्स आने वाला है जी, 500 रुपए का है। अच्छा, अब मेरा प्रैक्टिस बैच आने वाला है जी, 899 का है। अच्छा, अब ना मेरा मेंस का बैच आने वाला है जी, 1199 का। लो जी, कितनी बार फीस दोगे भाई? दूसरी बात, मान लो आपने कहीं से कोर्स परचेज किया, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, आपको एक चैप्टर ठीक लगा, बाद में मजा नहीं आया, फिर नया टीचर, उसकी दोबारा फीस दो। मान लो अरिथमेटिक ठीक लगा, एडवांस ठीक नहीं लगा, फिर दोबारा फीस दो। तो भैया इस चीज से निजात मिल जाती है सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू। आप अपनी तसल्ली से एजुकेटर चूज करिए। आपको मान लो एक ठीक नहीं लगा, दूसरा देख लीजिए। एक से अरिथमेटिक ठीक लगता है, एडवांस दूसरे से ठीक लगता, तो दूसरा देख लीजिए। कहानी आ रही है समझ में? तो ये इसका बेनिफिट है। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद जितने भी बैचेज आते रहे, कोई आपको दोबारा फीस पे करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी। एक ही SSC कॉम्बैट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है। जो 22 वाला है ना, ये थोड़ा सा मतलब स्पेशल है। नॉर्मल से ही 22 वाला थोड़ा अलग है। इस पे देख रहे होगे आपकी ये आईपैड और ये आईफोन, मतलब ये जो एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं ना, ईयरफोन वायरलेस वाले, और इस टाइम मतलब गिफ्ट इस बार थोड़े अच्छे हैं इसमें। अक्सर ये वाले नहीं होते हैं, नॉर्मल मतलब सिर्फ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। ये 22 अगस्त वाला थोड़ा सा महंगा वाला है, इसको देख लेना भाई। ठीक है, और कोई फ्री की चीज भी अनलॉक करने के लिए कोड मांगे ना, तो AVS10 कोड का यूज कर लिया करो। मेरा जो बैच आया था वो आया था 22 जुलाई को। 2 महीने में एक ही बार मेरा बैच आता है। अब थ्योरी का अगला बैच आएगा 22 सितंबर को। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप नया ही ज्वाइन करना, 22 सितंबर वाला ही ज्वाइन करना। लेकिन अगर आप तब तक का इंतजार नहीं कर सकते तो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेके इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लाइव देखना, तभी मजा आएगा। इसके अलावा और भी काफी सारे बैचेस होते हैं, वोकैब बैच है, प्रैक्टिस बैच है, अभी मेंस का बैच आएगा। लेकिन किसी के लिए कोई दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने कोड लगा के 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिए, तो 1 साल के लिए जितने एजुकेटर हैं SSC कैटेगरी के, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। चलो जी, आ जाओ, करते हैं आज की क्लास शुरू। इसमें बताइए भैया, हाँ जी। हालांकि हालांकि ये जो हाई स्पीड ट्रेन का जो आइडिया है, जो विचार है, ये बड़ा अपीलिंग लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन स्टडीज ने ये पाया है, जो रिसर्चेज हुई हैं, शोध हुई हैं, इन्होंने ये पाया है
कि ऐसे देश जिनमें ये ट्रेन्स हैं वहां पे मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इनके थ्रू ट्रेवल करना, और जितनी एक्सपेक्टेशन करी जाती है ना उससे बहुत कम यूज होती है। अक्सर आपने देखा होगा, आप पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, मुझे याद है कि गुड़गांव से एयरपोर्ट की सीधी लाइन बनी थी मेट्रो की। गुड़गांव से एयरपोर्ट की सीधी लाइन बनी थी मेट्रो की, जिसका किराया मतलब थोड़ा ज्यादा था। सीधा कोई स्टॉप नहीं था, सीधा गुड़गांव टू डायरेक्ट वहां जा रही थी। लेकिन वो ट्रेन लोगों ने इतनी कम यूज करी कि फिर उन्होंने कहा कि 50% फेयर घटा दो, 50% पे भी और ज्यादा कंसेशन दे दिया, अगर कार्ड से यूज करोगे 10% और कम हो जाएगा, फिर भी लोग उसको इस्तेमाल करने को तैयार नहीं थे। और अपनी जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह बन रही थी, आपको पता ही है। तो हालांकि हाई स्पीड ट्रेन का जो आइडिया है, जब बुलेट ट्रेन की बात चली थी तब भी ये बात करे थे लोग, और वो बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूं कि बुलेट ट्रेन पे जितना खर्चा आएगा उतना खर्चा आप ये जो नॉर्मल ट्रेन है इनमें दो दो बोगियां लगाने में कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, हालांकि हाई स्पीड ट्रेन्स का जो आइडिया है वो सुनने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इज है जी आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं एडजेक्टिव, तो यहाँ पे अपीलिंग ली नहीं, यहाँ पे अपीलिंग आएगा। नेक्स्ट बाजी। अरे, एक और गलती भी थी यार इसके अंदर, एक और गलती भी थी भाई इसमें। यहां पे ना दे आर मच मोर एक्सपेंसिव देन, तो यहां पे बेसिकली क्या है, ये देन लग रखा तो कंपैरेटिव डिग्री भी आएगी। तो यहां पे मच मोर लिख दो या अकेला मोर लिख दो, मच मोर लिख दो या अकेला मोर लिख दो, कंपैरेटिव डिग्री भी तो बनानी पड़ेगी। तो मोर वाले भी दिक्कत है भाई इसमें। ये टाइपिंग एरर रह गया यार, कोई दो में इनमें से ना कोई एक टाइपिंग मिस्टेक है इसका मतलब। इसमें बताओ एक बार, मैं एक बार अपीलिंगली वर्ड को टाइप कर लेता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो उसमें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अपीलिंग ही बनना चाहिए। अपीलिंगली एडवर्ब भी है, ठीक है। दो एरर हो गए भाई उसमें गलती से ना। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। और जिनको ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस बहुत ज्यादा लंबा है, ये प्रीवियस ईयर सेंटेंस ही है भाई, ये प्रीवियस ईयर सेंटेंस ही है। टू द ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी के लिए इनफैक्ट, ये जो पीलिंग का मतलब है यहां पे बेसिकली बजना, जैसे रिंग ऑफ बेल, रिंगिंग आप समझ सकते हो इसका मतलब। इसका यहां पे मतलब आप समझ सकते हो रिंगिंग, इसका अर्थ होता है जी रिंगिंग। ये जो घंटियों का बजना है ये भी एक मोनोटोनस एंगल है और एक परेशानी, न्यूसेंस है, बिना मतलब के शोर है। इसको सिर्फ तभी टॉलरेट किया जा सकता है जब मिटिगेटेड बाय ए रिमोट डिस्टेंस एंड सेंटिमेंटल एसोसिएशन। अगर आपकी इसके साथ कोई सेंटिमेंटल एसोसिएशन हो या फिर ये बहुत दूर से आ रही हो बात, उसी से इसको कम किया जा सकता है ना। मान लो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप मंदिर में जाते हो, बड़ी आस्था से अगर घंटियां बजाते हो तो वो शोर नहीं लगता आपको, वो अच्छा लगता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी कोई आस्था नहीं, कुछ नहीं, आप अपना बैठे हो, कोई ऑफिस का लैपटॉप पे काम कर रहे हो और बगल में घंटियां बज रही हैं जोर जोर से, तो आपको वो दिक्कत लगेगी, है ना। तो ऑर्डिनरी मैन के लिए ये जो रिंगिंग ऑफ बेल्स होता है एक मोनोटोनस जैंगल होता है ना। मोनोटोनस का मतलब बोरिंग, बोरिंग ये आवाज होती है और ये न्यूसेंस होती है, बल्कि उसको परेशान करती है। और इसे सिर्फ तभी टॉलरेट किया जा सकता है जब या तो बहुत दूर से, मतलब इसे मिटिगेट, इसे इस जो ये न्यूसेंस है इसको तभी कम किया जा सकता है जब ये या तो थोड़ी दूर से आ रही हो या फिर इसके साथ कोई सेंटिमेंटल एसोसिएशन हो आपका। ये सेंटेंस का मतलब है। अब यहां पे जरा समझ के देखना, यहां पे लिखा हुआ टॉलरेबली, और जबकि आपको ये करना था इस न्यूसेंस के लिए। ये एक ऐसा न्यूसेंस है, ये एक ऐसी बेसिकली परेशान करने वाली चीज है जिसे टॉलरेट किया जा सकता ओनली तब। तो ये तो नाउन है, नाउन के लिए क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं कि एडवर्ब लगाते हैं। नाउन के लिए एडजेक्टिव लगाते हैं कि एडवर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे टॉलरेबल आएगा ना कि टॉलरेबली। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा।
हाँ जी, इसमें बताइए जरा। वो लंच के लिए गया था 1 बजे और फिर वापस आ गया था। गणेश भाई, जिस टाइम पे आपको सूट करे, दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, बस पढ़ो। जब आपको कंफर्टेबल लगता है तब पढ़ो। इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं मैंने, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, सही टाइम टेबल क्या होता है। गोल डायरी नाम से एक वीडियो है, उसको देख लीजिए, सब बता रखा है उसमें बहुत डिटेल में। हाँ जी, इसके अंदर काफी लोगों को दिक्कत ये लग रही होगी, इसके अंदर काफी लोगों को दिक्कत ये लग रही होगी कि एंड के साथ देन कैसे आ गया है, दो दो कंजंक्शन इकट्ठी कैसे आ गई। समझिएगा जरा। एंड देन, एंड सो, एंड दैट, जब ये इकट्ठे लिखे हों, और की, और इसलिए, और तब, तब इनको दो अलग अलग कंजंक्शन मत मानना, ये इकट्ठी एक ही कंजंक्शन मानी जाएंगी। तो ऐसा मत करना कि ये दो कंजंक्शन, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एंड कंजंक्शन और देन एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह से काम कर रहा है, और तब। तो इसको दो अलग अलग कंजंक्शन मत मान लेना कि इसके अंदर गलती बता दो। दिक्कत ये है कि यहाँ पे मील के नाम से पहले लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, अगर इनको स्पेसिफिक ना कर रखा हो, द लंच दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय माय वाइफ, ऐसा अगर ना कर रखा हो, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मील के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। पढ़ी होंगी आपने ये आर्टिकल चैप्टर में, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसमें बताइए जरा आप। रिटर्न इन ट्रांजिटिव है बच्चे, वापस आना। रिटर्न ट्रांजिटिव तब होती है जब आप किसी की कोई चीज वापस करते हो, जब खुद ही वापस आ रहे हो तो इन ट्रांजिटिव हुई ना। हाँ जी, वो मोहन और वो थे जो रात को आए थे और दरवाजे पर लगातार नॉक करते रहे। अब तुमने पढ़ रखा होगा, इट इज आई, इट इज ही, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, स्ट्रेस देने के काम आता है। आगे अगर सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है तो यानी ये दोनों इस काम के सब्जेक्ट हैं। अगर ये दोनों इस काम के सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस आएगा ना। वैसे भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है, अगर ये सब्जेक्टिव केस में लिखा हो तो ये भी सब्जेक्टिव केस में लिखना चाहिए था, यहाँ पे शी लिखना चाहिए आपको। क्लियर है? नेक्स्ट पा जाइए। अब देखो, ये एवरी है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड। हर टीचर और हर स्टूडेंट, हर टीचर और हर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, अगर एंड कंजंक्शन से दो चीजें जुड़ती हैं तो वो प्लूरल मानी जाती हैं, वर्ब प्लूरल आती है। लेकिन उससे पहले अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड लगा दिया जाए, ईच या एवरी जैसा, तो इसका मतलब अब एक एक करके बात होगी। भले ही एंड कंजंक्शन लगी हो, बात एक एक करके होगी। हर एक टीचर और हर एक स्टूडेंट इस कॉलेज का हर एक टीचर और हर एक स्टूडेंट डिटरमिंड है अपना बेस्ट करने के लिए, ताकि इस कॉलेज का जो ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट है वो बना रहे। कुछ आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिए, अगर मैं मान लो लिख दूं राम एंड श्याम, तो आर प्लेइंग आएगा, इज प्लेइंग नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड लगा दूं तो फिर बात एक एक करके होगी। वर्ब सिंगुलर ही आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आगे देयर नहीं, अगर बात एक एक करके हो रही है तो देयर कैसे आ पाएगा? फिर क्या लिखना पड़ेगा? हिज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हिज और हर लिखते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट जो है ये क्या हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। हिज और हर लिख दोगे तो उसके जैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये दोनों ऑप्शन देने की बजाय मस्कुलिन जेंडर को प्रेफर कर रखा होता है। जब आपको सेंटेंस पढ़ के जेंडर का ना पता चले तो मस्कुलिन जेंडर को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा क्या आएगा।
हाँ जी, क्या आएगा इसमें? ABCD मत बताया करो, आंसर बताया करोगी, इसकी जगह ये आएगा। तभी तो पता चलेगा कितने लोग तुक्के मारे और कितने लोग सोच के जवाब दे रहे हैं। बस रट लिया है ना, रट लिया कि अफेक्ट इफेक्ट का एरर आता है। क्या होता है ये वाला जो इफेक्ट होता है ये होता है वर्ब, और ई वाला होता है वही होता है नाउन। क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे? ट्रिमेंडस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या लिखोगे? वर्ब लिखोगे कि नाउन लिखोगे? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर 1% की भी। तुक्के मत मारो, थोड़ा सोचो। ये जो एक्सेलरेटिंग पेस है जिंदगी का, ये जो बढ़ती हुई गति है जिंदगी की, हमारे ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, ये जो दिल्ली मुंबई चेन्नई जैसे महानगर जो शहर है, इनके अंदर जो जिंदगी की बढ़ती हुई गति है, इसका इसका हमारे कल्चर पर और हमारे लाइफस्टाइल पर, लोगों के कल्चर और लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा प्रभाव आया है। ठीक, अब यहां पे जरा देखने की कोशिश करो, ये जो ट्रेमेंडस इफेक्ट है, ये जो ट्रेमेंडस इफेक्ट है, क्या इसको स्पेसिफिक कर रखा है? क्या ये कोई स्पेसिफिक ट्रेमेंडस इफेक्ट है ना? अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तब भी आप हिंदी यही करोगे कि भैया मेट्रोपॉलिटन शहरों के अंदर ये जो बढ़ती हुई जिंदगी की स्पीड है, इसने एक इफेक्ट डाला है, इसने एक ट्रिमेंडस इफेक्ट डाला है। एक वर्ड यूज करोगे आप अपने आप ही, तो यहां पे डेफिनेट आर्टिकल की नहीं, जनरलाइज करने वाले आर्टिकल की जरूरत है, तो यहां पे ए आर्टिकल आएगा। क्लियर है? तो एक्सेलरेटिंग कौन कह रहा है कि सब्जेक्ट है? ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पेस यहां पर सब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन है, लाइफ इसका ऑब्जेक्ट है। कौन कह रहा है कि एक्सेलरेटिंग सब्जेक्ट है? इन प्रीपोजिशन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये हैज हैड ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कॉम्बो है, इफेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ऑफ द पीपल का मतलब यहां पे है बेसिकली ये मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहने वाले लोग, तो स्पेसिफिक लोग है ना, उन्हीं के लाइफ पे प्रभाव आएगा, हर किसी की जिंदगी पे प्रभाव थोड़ी आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। हाँ परफेक्ट में बच्चे, हैज हैड जो है ना परफेक्ट टेंस में है वो, उसका बहुत ऐसा ट्रेमेंडस प्रभाव रहा है, ये कहना चाहते हो? एनी बॉय हु रिफ्यूजेस टू डू द जॉब विल बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू। अब आपने एक बात पढ़ी होगी कि जब आप पूरी की पूरी क्वांटिटी को रेफर करते हो, जब आप पूरी की पूरी क्वांटिटी को रेफर करते हो, जैसे ऑल हो गया, एवरीथिंग हो गया, है ना, ऐसे वाले जो वर्ड होते हैं वो भी चीज को स्पेसिफिक करते हैं। जैसे था ना द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, ऐसे ऑल, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये भी किस चीज को करते हैं? ये भी चीजों को स्पेसिफिक कर देते हैं, है ना, पूरी की पूरी क्वांटिटी की बात करें। और अगर आप एम्फोसिस डाल देते हो, स्पेसिफिक कर देते हो चीजों को, तो फिर उसके साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है? उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन आता है जी दैट। यहां पे आएगा जी दैट। कोई भी लड़का जो मना करेगा, कोई भी लड़का जो मना करेगा काम करने से, उसे बुरी तरह से पीटा जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा हो रिलेटिव प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट की ऑल लगा हो, एवरीथिंग लगा हो, ऐसे वाले जो शब्द होते हैं उसके साथ क्या आता है? उसके साथ दैट आता है, या तो पूरा का पूरा, या नथिंग के साथ भी, नथिंग के साथ भी, नो वन के साथ भी। ऐसे शब्द या तो जो पूरी क्वांटिटी को रेफर करें या जीरो बोले, तो दोनों के केस के अंदर आप क्या करोगे? रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करोगे? दैट यूज करोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। अब सर बैन लग गया है एनालिसिस पर, तो एनालिसिस थोड़ी कर रहा हूँ यार, मैं तो पुराने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच चाहिए। ये कौन सा एनालिसिस है? ब्रह्मचारी अखिलेश एनालिसिस है क्या?
एनालिसिस पे बैन लगाना ही पड़ेगा एसएससी वालों को। सारे शिफ्टों में सेम क्वेश्चन चेप देते हैं, बिल्कुल इधर सीता की जगह गीता करके सेम क्वेश्चन चेप देते हैं। एनालिसिस पे बैन उनको लगाना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे वो, फिर नॉर्मलाइजेशन में 200-200 नंबर बढ़ाते फिरेंगे। हाँ जी, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। हर एक सिगरेट जो एक पर्सन स्मोक करता है, एक एक सिगरेट जो एक पर्सन स्मोक करता है ना, वो उसकी तबीयत को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि 100 सिगरेट पियोगे तभी नुकसान होगा, एक सिगरेट भी पियोगे तो नुकसान होगा। हर एक सिगरेट जो एक पर्सन स्मोक करता है वो नुकसान पहुंचाती है उसे, और इवेंचुअली इवेंचुअली अंत में तुम्हें कोई सीरियस बीमारी हो सकती है उसके इफेक्ट से। अब यहां पे अ पर्सन रैंडम बात करें, ठीक है, रैंडम पर्सन सिगरेट पी रहा है, हर किसी के लिए बात करी जा रही है, हर एक सिगरेट जो एक पर्सन पीता है। अच्छा, और बीमारी किसे हो जाएगी, तुम्हें हो जाएगी, मतलब जिसको बात बता रहे हो उन्हें हो जाए, उसे हो जाएगी। अरे भैया, वो रैंडम पर्सन को बीमारी होगी ना, जो सिगरेट पिएगा उसको बीमारी होगी, मेरे को जो जिसको ही बात बताऊंगा उसको ये बात सुनते ही बीमारी हो जाएगी। सिगरेट कोई और पी रहा, बीमारी उसको हो जाएगी क्योंकि उसने बात सुन ली। ऐसा थोड़ी है भाई। तो यहाँ पे लिसनर नहीं, थर्ड पर्सन में बात होगी ही। नेक्स्ट पे आ जाइए। चलो जी, इस पे आ जाओ। प्रहलाद बच्चे पढ़ ले यार, ऐसे तो पढ़ने वाला बच्चा ही इधर उधर की बातें। सर नाराज हो क्या, वो मुझसे नाराज है, हर कोई मुझसे नाराज चल रहा है। तेरे को ऐसी बातें शोभा देती हैं, बता है? हाँ जी, इसमें बताइए। सॉरी भाई। क्योर के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? क्योर फॉर समथिंग, क्योर फॉर समथिंग। सिर्फ एक ही इलाज है उन सब, एक ही इलाज है उन सब बुराइयों का, उन सब नेगेटिव चीजों का। एक ही इलाज है उन सब नेगेटिव चीजों का जो कि आती हैं, जो कि न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम, नई नई मिली स्वतंत्रता जिन बुराइयों को प्रोड्यूस करता है, उन सब चीजों का एक ही इलाज है, और वो इलाज है आजादी। फ्रीडम से जो बीमारियां आती हैं, फ्रीडम से जो दिक्कतें आती हैं, फ्रीडम से जो नेगेटिव चीजें आती हैं, उनका इलाज फ्रीडम ही है। फ्रीडम दे दो, अपने आप चली जाएंगी। नेक्स्ट बाजी। फिर बता रहा हूं बच्चे, ऐसा मत समझो कि पीछे द आर्टिकल लग गया तो दैट आ जाएगा। मैंने ये नहीं पढ़ा कि द आर्टिकल लग जाए तब दैट आ जाता है। द आर्टिकल लगे तो विच भी ठीक है, दैट भी ठीक है। द तब लगाते हैं जब बेसिकली एम्फोसिस आ रहा हो, ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, ऐसे शब्द के साथ आता जी दैट। विच यहाँ पे ठीक है, विच में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताइए जरा। अलॉटेड टाइम के खत्म होने के बाद, अलॉटेड टाइम के खत्म होने के बाद उन्होंने फाड़ दिए वो सारे कागज, उन्होंने वो सारे कागजात फाड़ दिए जो उन्होंने यूज किए थे। अलॉटेड टाइम के खत्म होने के बाद उन्होंने वो सारे कागजात फाड़ दिए जो उन्होंने यूज किए थे। ठीक है, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो ये कि जो ओवर शब्द है ना, ये अपने आप ही कंप्लीशन को दिखा देता है, इसके साथ परफेक्ट टेंस लगाने की आपको जरूरत नहीं होती। आपको ये वाली बात बहुत रेयर चीजों में मिलेगी, सब में कर रखा होगा कि टॉर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे आ सकती है। सबने ये पढ़ा रखा है कि आफ्टर, आफ्टर जिस क्लॉज में लगा होता है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। सारी किताबें यहाँ टोर ऑफ करके छोड़ देंगी, सारी किताबें यहाँ पे टोर ऑफ करके छोड़ देंगी। लेकिन ध्यान रखिए, समझने की कोशिश करिए कि ओवर शब्द अपने आप में कंप्लीशन को दिखाता है, इसके साथ परफेक्ट टेंस लगाने की जरूरत नहीं होती। आफ्टर द अलॉटेड टाइम वॉज ओवर,
ये लिखना बेटर है, ये लिखना बेहतर है इसकी बजाय। कुछ आ रही बात समझ में? बेसिकली परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? परफेक्ट टेंस का मतलब है कंप्लीशन, कि ये जो अलॉटेड टाइम था इसके खत्म होने के बाद उन्होंने कागज फाड़े, इसके खत्म होने के बाद कंप्लीशन दिखाने के लिए परफेक्ट टेंस का आप यूज करते हो। लेकिन ओवरवर्ड में तो अपने आप ही कंप्लीशन छुपी होती है, इसके साथ परफेक्ट टेंस नहीं लगाते अपन, सीधा इंडेफिनिट भी परफेक्ट टेंस की फील दे देता है इसमें। तो वॉज ओवर लगाइएगा यहाँ पे, बुक्स में आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों एक ही पार्ट में, दोनों एक ही पार्ट में, तो आंसर तो बी पार्ट में ही मार्क होगा, लेकिन यहाँ पे वॉज ओवर भी करना चाहिए अपने को। इसमें बताइए जरा। हाँ बच्चे, पेपर अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब उसका मतलब दस्तावेज हो जाता है तब पेपर का पेपर्स यूज कर सकते हो आप। जब कागज मीनिंग देना हो तब वो अनकाउंटेबल, मतलब वो मटेरियल वाला मीनिंग देना हो तब वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन यहाँ पे मटेरियल को तो नहीं फाड़ सकते ना, तो इसका मतलब उसका मतलब कागजात है, तब पेपर का पेपर्स हो सकता है। हाँ जी, इसमें बताइए। बारिशें जब फ्लड्स को कॉज करने वाली होती हैं, बारिशों की वजह से जब बाढ़ आने, फ्लड्स आने वाले होते हैं, तो जो समंदर होता है वो एक साउंड देता है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे अलार्म बेल प्रोड्यूस करती है वैसी साउंड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे गिव्स फोर्थ, ये समंदर जो है ये पहले से एक साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसी साउंड होती है वो? एन अलार्म बेल। या तो अलार्म बेल्स कर दो, एन को हटा दो, या तो प्लूरल कर दो। लेकिन अगर आप उस घंटी पर्टिकुलर उस आवाज की बात करें तो प्लूरल में बात थोड़ी करोगे, अलार्म बेल जैसी आवाज कहना है तो सिंगुलर में बात करनी है, तो एन अलार्म बेल कर लो। कुछ आई बात समझ में? बहुत लोगों को इसके अंदर दिक्कत ये लग रही होगी, सर रेन तो अनकाउंटेबल होना चाहिए ना, रेन का रेंज कैसे कर रहे हो? जैसे आप बारिश का बारिशें कर देते हो ना, बारिशें लगातार जब बारिश होती रहती है तो बोलते हैं ना बारिशें बहुत हो रही हैं, तो रेन का रेंज पॉसिबल है। हैवी रेन्स वर्ड बहुत सुना होगा तुमने, हैवी रेन्स, हैवी रेन्स, तो इसमें कोई गलती नहीं है, रेंज के अंदर ध्यान रखना। और ऐसे फ्लड भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि बहुत सारे एरियाज में फ्लड्स आ गए, तो फ्लड्स भी चल जाएगा। डिपेंड करता है आप उस सेंटेंस में कैसे यूज करना चाहते हो उनको। अगर एक जगह बाढ़ आई तो फ्लड आ गया, लेकिन अगर जो बारिशें हैं, बाढ़ उनकी वजह से बाढ़ आने वाली होती हैं, मतलब उड़ीसा में भी आए, झारखंड में भी आए, बिहार में भी, यूपी में भी, हरियाणा में, बहुत जगह बाढ़ आ रही है उसकी वजह से, तो उसको काउंटेबल मान के उसका प्लूरल करना पॉसिबल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। जो अग्रेशन होता है ना, वैसे गुस्से वाली या आक्रामकता वाली जो भावना सी होती है, बिहेवियर जो होता है, हर बात पे चिढ़ जाना, हर बात पे गुस्सा हो जाना, टीनेज बॉयज में ये जो एग्रेशन होता है इसको लिंक किया जा सकता है ओवरली लार्ज ग्लैंड्स उनके ब्रेन में। उनके ब्रेन में ऐसा एक शोध में पाया गया है, एक नई स्टडी ने ऐसा पाया है, क्या पाया है कि ये जो अग्रेशन होता है बॉयज के अंदर, ये बेसिकली एक ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनके साइज बड़े होने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे बहुत बड़ा आपके लिए हिंट था ये टू। ये जो लिंकेज होता है ये नाउन होता है, ठीक है। मे बी लिंकेज, मे बी लिंकेज, ये जो अग्रेशन होता है इसे लिंक किया जा सकता है। पहली बात तो वो पैसिव से वाली फील देनी है, और दूसरी बात ये टू प्रीपोजिशन इडियोमैटिक होती है लिंक्ड के साथ, लिंक्ड टू समथिंग। तो यहां पे आप पास्ट पार्टिसिपल की तरह से इसको यूज कर सकते हो, या इसको पैसिव मीनिंग भी समझ सकते हो कि इस अग्रेशन को लिंक किया जा सकता है। इट मे बी लिंक्ड, इसे लिंक किया जा सकता है। कुछ आ रही बात समझ में? यहां पे लिंकेज नाउन की नहीं, यहां पे ये पास्ट मतलब पैसिव की फील देने वाले वर्ड की जरूरत है, और लिंक के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होती है, ये आपको पता भी होगा, लिंक टू, इसे लिंक किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा।
अक्सर लोग ना अक्सर लोग रिसेप्टिव नहीं होते, मतलब जैसे होता ना अच्छा लिसनर, दूसरे की बात को सुन के मतलब एनालिसिस करने वाला। अक्सर लोग मतलब रिसेप्टिव नहीं होते, ज्यादा सुनना नहीं चाहते और फेल टू नोटिस, और फेल कर देते हैं नोटिस करने में, मतलब ध्यान नहीं दे पाते उन इररिलेवेंट आंसर्स पे, उन इररिलेवेंट आंसर्स पे जो कि उन्हें स्ट्रेट क्वेश्चंस के मिलते हैं। आपने सीधा सीधा किसी से कोई जवाब सवाल पूछा, अगर सीधा सीधा जवाब दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज इधर उधर घुमा फिरा के जो बात करते हैं उसको आपका दिमाग उतना रिसेप्टिव नहीं होता और उसको आप नोटिस भी नहीं करते। अक्सर लोग ये इधर उधर के बाद जो जवाब दिए जाते हैं उनको वो नोटिस नहीं करते। कुछ आ रही बात समझ में? अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करो, अक्सर लोग ऐसे नहीं होते और एंड फेल टू नोटिस। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसमें तो बताया जा रहा लोगों के बारे में कुछ, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसमें लोगों के बारे में कुछ बताया जा रहा है। और जब कोई एक्शन ना हो रहा हो, ना कोई पोजीशन दिखाना हो, तो भैया लिंकिंग वर्ब का यूज होता है। और ये अकेला एडजेक्टिव लगा हो ना, इस बात का भी हिंट है, ये रिसेप्टिव एक एडजेक्टिव है, अकेला एडजेक्टिव आ रहा तो समझ जाओ लिंकिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे हैव नहीं आर आएगा। अब इसको लगाते ही अरे सर ठीक कह रहे हो आप तो, ठीक कह रहे हो आप तो, है ना। लेकिन पहले ही बात क्लिक नहीं होती, पहले हमारा दिमाग वहीं चलता है कि हैव के बाद V3 आएगा या कुछ। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सेंटेंस एक बार पढ़ लिया करो, उसका मीनिंग निकाल लिया करो, इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा भाई। अक्सर लोग रिसेप्टिव नहीं होते, अकेला एडजेक्टिव लिख रखा है, लोगों के बारे में कुछ बताना है तो यहां पे लिंकिंग वर्ब आएगी, हैव कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ भाई क्या एरर है। प्रहलाद, विनायक, राजानाथ, एसएससी एस्पिरेंट, दिव्या मिश्रा, बताओ भाई। अब देखो, बोलो बोलो। बहुत लोग इसके अंदर आंसर देंगे कि इज थिंकिंग को काट के थिंक्स कर दो, क्योंकि उन्होंने याद कर रखा है कि थिंक की आईएनजी नहीं होती। अगर ढंग से लॉजिकली पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता थिंक की आईएनजी कब होती है और कब नहीं होती। थिंक की आईएनजी तब नहीं होती भैया जब उसका मतलब होता है मानना, लेकिन जब उसका मतलब होता है सोच विचार करना, तब उसमें आईएनजी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आईएनजी में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे एरर है बेसिकली फ्रेजल वर्ब का। ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है किसी को होश में लाना या किसी को किसी के घर लेके आना, है ना। यू शुड ब्रिंग अराउंड योर पेरेंट्स ऑल्सो, तुम्हें अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके आना चाहिए था घर, या फिर किसी को होश में लाना। अगर आप कोई काम करने की बात करोगे, किसी चेंज को लाने की बात करोगे, बेसिकली मेक समथिंग हैपन, मेक समथिंग हैपन, किसी काम को करवाने की बात करोगे, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट बात देखिए, इसमें बताइए जरा। और भी काफी सारे मीनिंग हो सकते हैं ब्रिंग अराउंड के। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है। ऑनेस्टी मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज में से एक है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं किसी के लिए रिस्पेक्ट पाने के लिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने के लिए जो मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं, ऑनेस्टी उनमें से एक है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी को स्पेसिफिक वाली ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी ऑफ द ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ऑनेस्टी दैट वाज शोन बाय यू, कोई स्पेसिफिक कर रखा है नहीं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो भैया इसके साथ फिर दावा मत लगाओ अगर स्पेसिफिक भी नहीं है, काउंटेबल भी नहीं है। इसमें बताइए जरा। एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो कि वेजिटेशन से, ग्रीन वेजिटेशन से भरा होगा,
एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो कि ग्रीन वेजिटेशन से भरा होगा, वो सिर्फ ना सिर्फ तुम्हारी अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करेगा, वो ना सिर्फ तुम्हारी अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब तुम्हारी अटेंशन को खींचेगा, बल्कि तुम्हें इन्फिनाइट सेटिस्फेक्शन भी देगा। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, आपने ये बट कंजंक्शन लगाई, दोनों चीजों का सब्जेक्ट यही है आपका ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ठीक है। अब जरा समझना, आप दो वर्ब कनेक्ट करना चाह रहे हो, दो वर्ब कनेक्ट करना चाह रहे हो आप, ये फिल और ये अट्रैक्ट, ये दो वर्ब को कनेक्ट करना चाह रहे हो। लेकिन जरा समझने की कोशिश करना, अगर आप इन दोनों को बट से कनेक्ट कर दोगे तो ये नॉट भी अंडरस्टूड हो जाएगा। ना सिर्फ अट्रैक्ट करेगी नॉट, या तो ठीक है फिल नहीं करेगी इन्फिनाइट सेटिस्फेक्शन से, की फिल करेगी। अगर आप वही हेल्पिंग वर्ब यहां पे काम चलाना चाहोगे तो नॉट भी साथ चली जाएगी, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब दोबारा लिखनी पड़ेगी। कुछ आई बात समझ में मैंने क्या बोला? अगर आप दोबारा सिर्फ वर्ब लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखोगे, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वो जो नॉट एडवर्ब आई है वो दोनों अंडरस्टूड हो जाएंगी यहाँ पे, बट विल नॉट फिललेस मीनिंग हो जाएगा इसका। इसलिए आपको यहां पर दोबारा हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगला क्लॉज आपको पॉजिटिव में लिखना है। भाई क्या पढ़ाता हूँ यार मैं, सही में क्या गजब एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब कई बार तो मैं खुद की वीडियो देखता हूँ, सोचता हूँ भाई कहर है तो। इसमें बताओ जरा, और कोई तारीफ ना करे तो खुद ही कर लेनी चाहिए। चलो, डाइवर्सिटी जो होती है, मतलब अलग अलग समुदाय जैसे रहते हैं, अलग अलग धर्म जहाँ पे होते हैं, डाइवर्सिटी जो होती है, अलग अलग विचारों के लोग जो होते हैं, वो टिपिकली वो अक्सर प्रोवाइड करती है फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज। मुद्दों पे जो फ्रेश पर्सपेक्टिव है वो देखने को मिलता है अगर अलग अलग टाइप के विचार मिले अपने को। लेकिन ये डिफिकल्ट भी बना देती है, लेकिन ये ज्यादा डिफिकल्ट भी बना देती है। उस टीम को इकट्ठा करना, उस टीम को इकट्ठा करना डिफिकल्ट भी बना देती है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे डिफिकल्ट बना देती है किस चीज को, इस चीज को, तो यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव लिखना है, और इन्फिनेटिव लगता है बनता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से। ये यूनिट तो नाउन होता है, ये कोई वर्ब तो है नहीं, तो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म वाला जो कॉम्बिनेशन है वो लगाना अपने को। ऐसा एक ही ऑप्शन है अपने पास, सी। नेक्स्ट पर जाइए। हालांकि डाइवर्सिटी से नए नए पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनको एज अ टीम यूनाइट करना या यूनिफाई करना, और एग्रीमेंट पे पहुंच पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, शी ब्रोक डाउन एट हिज वर्ड्स अटर्ड, शी ब्रोक डाउन एट हिज वर्ड्स अटर्ड विद ब्लेटेंट डिसरिगार्ड। वो ब्रोक डाउन होगी मतलब वो बेसिकली टूट फूट फूट कर रोने सी लग गई, मतलब वो सैड हो गई बहुत ज्यादा, अंदर से टूट गई। किस चीज को, किस चीज को, किस चीज की वजह से टूट गई? वो जो उसने, ये इसका हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसका फादर हो सकता है, उसने वो जो शब्द बोले ना, बड़े ही ब्लैटेंट डिसरिगार्ड, मतलब बिल्कुल बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना साफ साफ दिखने वाली जो बेइज्जती थी, उस बेइज्जती को, साफ साफ दिखने वाली बेइज्जती के साथ जो उसने शब्द बोले थे उसकी वजह से वो टूट गई। अच्छा, डिसरिगार्ड किस चीज के, मतलब किस चीज के लिए डिसरिगार्ड था, किस चीज के लिए बेइज्जती थी? उसकी पर्सनल जो फीलिंग्स थी, उसकी एक पर्सन की जो फीलिंग्स थी, एक पर्सन की जो फीलिंग्स थी उनके लिए उसका ब्लैटेंट डिसरिगार्ड था, मतलब साफ साफ शो होने वाला डिसरिगार्ड था। तो यहाँ पे पर्सनल तो भैया एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के ऊपर कब से अपोस्ट्रोफी एस आने लगा? एडजेक्टिव के ऊपर कब से अपोस्ट्रोफी एस आने लगा? तो यहाँ पे अ पर्सन्स फीलिंग्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात, राहुल कुमार, जितेंद्र, वीरेंद्र, विनायक, सौविक दत्ता, उषा कुमारी, बताओ भाई इसमें और बताओ।
और कैप्शियस एटीट्यूड, कैप्शियस का मतलब होता है कमी निकालने वाला, जो बात बात में कमियां निकालता हो। अगर एक कैप्शियस एटीट्यूड जो होता है वो बहुत ज्यादा कठिनाइयां पैदा कर देता है किसी रिलेशनशिप में। तो अब इसके अंदर दिक्कत ये है कि ऑफन है ये आपकी इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगता है हमेशा वर्ब से पहले, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, ये हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, तो यहाँ पे ऑफन कॉजेज आएगा। नेक्स्ट पे जाइए। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। हाँ जी, शी इमेनेटेड इबुलियंस, मतलब बेसिकली इमेनेट करने का मतलब होता है झलकाना, साफ साफ उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। क्या? इबुलियंस माने खुशी। उसके चेहरे पे साफ साफ खुशी नजर आ रही थी जैसे उसको पता चला कि उसकी फर्स्ट रैंक आई है एग्जाम में। खुशी आ रही थी उसके चेहरे पर पास्ट में, खुशी साफ दिख रही थी पास्ट में। अच्छा, तो उसे पता भी कब चला होगा? ये दोनों काम साथ हुए होंगे, है ना। पास्ट में खुश हो गई और मतलब पता चला उसको प्रेजेंट में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोनों काम साथ हुए, दोनों काम साथ हुए, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? पास्ट ही लिखना पड़ेगा, लर्नड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे जाइए। यहां पे पहली बात तो हैड लर्नड ऑप्शन है नहीं, है ना। हैड प्लस V3 वाला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि काफी लोग इसके अंदर दिमाग लगाएंगे पहले पता चलेगा तभी तो खुश होगी। भैया ऐसा नहीं होता। कैफे पे जब आपने रिजल्ट देखा तो ऐसा नहीं रिजल्ट देख लिया, घर आ गए, पराठे खा लिए, फर्स्ट आ गए। अबे हाथ की हाथ खुश हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। तो वहां पे पास्ट परफेक्ट अगर दिया होता तो भी नहीं लगाते। चलो जी, सिनोनिम बताओ विंडिक्टिव का। विंडिक्टिव का सिनोनिम बताइए। विंडिक्टिव का सिनोनिम वेंडेटा, विंडिक्टिव, इससे याद कर सकते हो। अगर कोई पर्सन विंडिक्टिव होता है तो बेसिकली वो बदला लेना चाह रहा होता है, रिवेंजफुल होता है, उसके मन में किसी के लिए बहुत गुस्सा होता है, एंगर होता है, द्वेष होता है, तो रिवेंजफुल आ जाएगा इसके लिए वर्ड। एंटोनिम बताइए सेक्रेड का। सेक्रेड, सेक्रेड माने होता पवित्र, पायस माने भी होता पवित्र, परपेचुअल कोई चीज जो होती रहती है, प्रोफाउंड बड़ी जो मशहूर होती है। अच्छा, प्रोफेन का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसी चीज, प्रोफेन लैंग्वेज यूज करते हैं ना रिलीजियस चीजों के खिलाफ, जो उनको नीचा दिखाने वाली जो लैंग्वेज होती है, प्रोफेन लैंग्वेज, प्रोफेन स्टेटमेंट। कट टू क्विक ईडियम का मतलब क्या होता है? कट टू क्विक ईडियम का मतलब क्या होता है? कट टू क्विक, इफ समबडी इज कट टू क्विक, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, अंदर से इमेंसली हर्ट हो जाता है। वॉचमैन जो था वो बहुत हर्ट हुआ जब उसे पता चला कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा है। हाँ जी, समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, कोई ऐसी चीज जो खाई जा सके, कोई ऐसी चीज जो खाई जा सके। एडिबल, इनएडिबल पढ़े होंगे, एडिबल खाने लायक, इनएडिबल जिसे खाया ना जा सके। अनपैलेटेबल उल्टा हो जाएगा, कोई ऐसी चीज जो डिस्गस्टिंग है, ऑब्नॉक्शियस है, नहीं ठीक लग रही है आपको। खाने पीने की चीज भी हो सकती है, किसी का बिहेवियर, किसी का नेचर भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है? कंसाइंशियस की सही स्पेलिंग कौन सी होती है? कंसाइंशियस पर्सन, ऐसा पर्सन जो कुछ भी करने से पहले सोचे कि कहीं दूसरे का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, जिसकी मॉरल कंसाइंस जिंदा हो, जो अपने काम को केयरफुली करता हो, सोच समझ के करता हो। कंसाइंशियस की सही स्पेलिंग है जी सी वाली। चलो जी, अब आपने मार्क्स कमेंट करके बताओ आप। फिर बता रहा हूं बच्चे, मेरा बैच जो आता है वो 2 महीने में एक बार आता है। लास्ट बैच आया था 22 जुलाई को, अब अगला बैच आएगा 22 सितंबर के आसपास, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लाइव देखिए यही वाला बैच, नया अब वेट करिए। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे वेट नहीं करना, मुझे जल्दी है, कुछ भी रीजंस हैं, तो आप AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेके इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। 25 तारीख को एक बैच लॉन्च होगा मेंस को टारगेट करते हुए। अक्सर क्या होता है मेंस के टाइम पे बच्चों को ऐसे होता है यार कोई नई किताब पढ़ लें, कुछ नए कॉन्सेप्ट जान लें, कोई एसपी बख्शी करना शुरू करेगा, आप कोई और किताब ले आएगा, कोई अच्छा कोई वीडियोस देखना शुरू कर देगा, अच्छा सारी वीडियो से कंटेंट निकाल लूंगा बढ़िया बढ़िया,
उस काम में आप दिन के 3-4 घंटे खराब करोगे बिना मतलब। तो मैंने ये 30 वीडियोस का एक बैच बनाया, कुल 30 वीडियोस होंगी, इसके अंदर ज़्यादा नहीं, 30 क्लासेस हैं सवा घंटे की। उनमें मैं ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप इधर उधर से इकट्ठे करके सीखते हो, वो मैं इकट्ठे करके एक ही जगह पटक दूंगा ताकि आपका टाइम खराब ना हो। बाकी टाइम पे आप पुराना अपना रिवाइज करेंगे और मॉक्स देंगे, दैट्स इट। मेंस के टाइम पे बिना मतलब की और 50 चीजें इकट्ठी करने में टाइम मत लगाना, पुराना जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट। आज रात को 10 बजे 10 से 11 वाली जो क्लास है ना, उसमें वॉइस नरेशन की प्रैक्टिस है। मेंस के वॉइस नरेशन के सवाल होंगे उसके अंदर, मेंस के वॉइस नरेशन के क्लास सवाल हैं आज रात को जो 10 से 11 वाली क्लास का मैंने लिंक शेयर किया। आज के लिए गुड नाइट भाई।